बोइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैक्ट्री इन सियाटल वाशिंगटन, जो कि मेरा भी रिसेंट विजिट था सियाटल का, और स्पेशली फॉर दिस फैक्ट्री विजिट यही था मेरा। तो आज हम उस पर बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पहले मैं आपको ये बता दूं सियाटल के बारे में कि सियाटल ज़ाहिर है वेरी इंटरेस्टिंग सिटी, और बड़ी मशहूर बात उसकी यही है कि दो अमीर शख्सियात, पहली कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट का ही जो बिल गेट्स, मैं पहले भी सियाटल जा चुका हूँ 4-5 साल पहले, तब मैंने माइक्रोसॉफ्ट विजिट किया था। एक तो वो है, वो शख्स वहाँ है। दूसरा ये जो अमेज़ॉन वाला लड़का है जेफ, और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर सियाटल की हैं कि वो जैसे स्टारबक्स है, उसका पहला स्टोर जो है वो वहाँ पे है, और बहुत सारी चीज़ें। ये सियाटल जो है इट्स ज़ाहिर है वन ऑफ द यूएस सिटीज़, और इसकी जो स्टेट है वो है वाशिंगटन। इट्स नॉट वाशिंगटन डीसी, ये वाशिंगटन स्टेट है जो बाकायदा बॉर्डर लगता है कनाडा के साथ, लेकिन ये वो वाला बॉर्डर नहीं है जो न्यूयॉर्क के साथ लगता है, जो कि आप बड़ा फेमस वो जो नायग्रा फॉल है, ये बॉर्डर वो अटलांटिक वाला है, ये पैसिफिक वाला बॉर्डर है। और सियाटल वो सिटी है जो बिल्कुल यूँ समझें कनाडा के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, मैं 3 साल से वेट कर रहा था इस फैक्ट्री टूर का। आप बोलेंगे भाई 3 साल से क्यों वेट कर रहे थे? उसकी वजह ये थी कि कोविड के बाद जो है ना, या ड्यूरिंग कोविड, ये फैक्ट्री टूरिस्ट के लिए, यानी आउटसाइडर, ऑब्वियसली काम तो अपना हो ही रहा था, लेकिन आउटसाइडर टूरिस्ट के लिए इस फैक्ट्री का जो टूर था ना, वो उन्होंने वो ऑपरेशन बंद किया हुआ था कि जो आउटसाइडर है वो नहीं आ सकते। तो मैं 3 साल से वेट कर रहा था। फिर मेरे पास कुछ हफ्तों पहले एक ईमेल आई कि वी स्टार्टेड अगेन। फिर माय फादर वाज विजिटिंग मी टू डैलस, और मेरा एक दोस्त भी था, तो मैंने कहा कि ठीक है, हम सब चलते हैं और विल विजिट बोइंग फैक्ट्री। तो हम यहाँ से फिर सियाटल गए डैलस से, और उसके बाद फिर हमने अच्छा, और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता दूँ पहले, बात शुरू करने से पहले, कि बोइंग की फैक्ट्री में द सेल फोन्स आर नॉट अलाउड, कैमराज, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, ये सब अलाउ नहीं थी। बाकायदा आप रेस्ट रूम भी नहीं जा सकते, यानी पिपी पॉटी वगैरह जो आपको करनी है वो सब आप पहले कर लें, और उसके बाद जब आप फैक्ट्री में जाएंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डैक। वो तो एक तो डैक है उनका, जहाँ पर वो मैंने स्टोरी भी लगाई थी कि आप खड़े हो, आपको वो रनवे वगैरह नजर आएगा, उसकी एक जनरल टिकट है कि भाई आप डैक पे भी जाके देख सकते हैं, सही ना। आप फैक्ट्री का टूर ना करें, सिर्फ जनरल जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है उसमें डैक पे खड़े हो जाएं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी दूर दूर से, सही है ना, और रनवे भी नजर आएगा, ये सब। इसी तरह जो उनकी गैलरी है जिसमें उनकी हिस्ट्री वगैरह पूरी है, वो भी आप जा सकते हैं, वो सब भी, वो भी एक जनरल टिकट है। और बाकायदा इनका अपना स्टोर है, ज़ाहिर पैसों के बगैर तो कोई बात ही नहीं होती, जहाँ से मैंने ये खरीदा और फिर मैंने ये बाय किया था, और कोई टी शर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ तक तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बाकायदा एक बस लेके जाती है आपको फैक्ट्री में। अच्छा, आप मुझसे ये भी जानना चाहेंगे कि फैक्ट्री का जो टूर होता है, जो आउटसाइडर्स के लिए, फॉर कॉमन पर्सन लाइक मी, उसके लिए वो उसके पैसे कितने चार्ज करते हैं? आई थिंक $20-25 कुछ इस तरह का टिकट था, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले बाय किया तो भूल रहा हूँ, लेकिन है इतने का, 20-25 या $30 का होगा, उससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ से सियाटल तक जाना महंगा था, लेकिन वो जो टिकट है वो इतना महंगा नहीं है, और वर्थ इट था देखना, सही है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वैसे तो वो सारी चीज़ें अलाउ नहीं थी, कैमराज और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ये वो, लेकिन मैं तो अपने साथ डायरी पर्चे वगैरह रखता हूँ, पेन वगैरह मेरे साथ होते हैं, तो मैं लिखता भी रहा। वो अलाउ था, सही, आप लिख सकते हैं, और वो जो हमारा गाइड था वो मैं बता रहा था, और हम ज़ाहिर ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे सारी चीज़ें। और ज़ाहिर है मैं क्या देख रहा हूँ, आप सोचें ना पहले मेरी आंखों से, कि मैं उनके जो असेंबली, जो जहाँ प्रोडक्शन हो रही थी, जहाँ पर ये जहाज़, ये बिग बर्ड्स जो खड़ी थी, जैसे मैंने कतर एयरवेज़ के लिए एक ऑर्डर उनके पास आया हुआ था, वो मैं देख रहा था, बिग साइज़। फिर इस तरह, और बाकायदा लिखा होता है उसके ऊपर, पूरा बैनर लगा होता है कि दिस इज़ फॉर कतर एयरवेज, और कतर एयरवेज के लिए वी आर प्राउडली डूइंग इट फॉर लाइक 30th एयरक्राफ्ट और 40th, या जो भी उसका नंबर। फिर इसी तरह वो उसके लिए खड़ा था कोई एक चाइनीज़ एयरलाइन थी, किस तरह वो जहाज़ चल के आगे बढ़ रहे थे, और उस तरह किस तरह काम हो रहा था, और उनके वर्कर्स, यानी ये सारी चीज़ें इन आंखों से देखी तो बहुत वर्थ इट था। अच्छा, उसके बाद अच्छा, मुझसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक बच्चे ने सवाल किया जब मैंने वो स्टोरी लगाई। उसने कहा सर, जो बोइंग का जो बोइंग की फैक्ट्री है, डज इट हैव रनवे? क्योंकि मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि बोला उसमें रनवे है या नहीं है। तो आप ज़रा सोचें, जब कतर एयरवेज़ या एमिरेट्स ये सब ऑर्डर प्लेस करते होंगे, तो ये जहाज़ को लेके कैसे जाते होंगे कि भाई वो यूएसपीएस से पार्सल कर देना, या फिर हम लोग गाड़ी की तरह, भाई अब गाड़ी के शोरूम में जाते हैं तो फिर गाड़ी चला के ही लेके जाते हैं ना, तो यहाँ से जहाज़ को वो उड़ा के ले जाएंगे ना अपनी डेस्टिनेशन पे, तो ज़ाहिर है उनके पास रनवे वगैरह सारी चीज़ें। ये बाकायदा, जब मैं कह रहा हूँ ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैक्ट्री, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये एक तरीके से शहर है पूरा, इतना बड़ा शहर, यानी सियाटल के अंदर ही आप बोले एक शहर है, क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर इसका अपना हेल्थ केयर, अपना सारा मेडिकल स्टफ, इनका अपना पोस्ट ऑफिस, अपना फायर, यानी जो सारी सहूलियात एक शहर की होती है, जिस तरह एक शहर ऑपरेट होता है, बिल्कुल ये फैक्ट्री उसी तरह। उसका अपना रेलवे ट्रैक 1967 इसमें कहीं बनाया उन्होंने रेलवे ट्रैक, इनका अपना फ्रीवे, देयर आर सो मेनी थिंग्स। बाकायदा इतनी डर्ट यूज़ हुई है इस सिटी को बनाने में, इस फैक्ट्री को बनाने में, कि वो उसने कहा कि बाकायदा पनामा जो है ना, उसको बनाने में जितनी डर्ट यूज़ हुई है, उतनी आसपास डर्ट इसके लिए यूज़ हुई है। अब आप ज़रा सोचें कि कितना बड़ा साइज़ होगा। वो जब हमें वो बस
लेके जा रही थी फ्रॉम दैट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, तो उन्होंने हमें कई सारी चीज़ें दिखाई बिफोर वी रीच टू द डेस्टिनेशन, कि सारी कि भाई यहाँ पर बाकायदा फलाना ये वो हैंगर है, यहाँ पर ये इंजन्स हैं, या यहाँ पर पेंट हो रहे हैं, ये सब। अच्छा मैंने कुछ चीज़ें लिखी। मैं सबसे पहले आपके साथ बात करना चाहता हूँ जो इसका अपना जो सीईओ, जो बड़ा फेमस सीईओ, भाई एक तो इसका फाउंडर था बोइंग, जिसके नाम से है ये, वो इतना फेमस नहीं है जितना इसका एक सीईओ है जिसने असल में बोइंग को बोइंग बनाया है, बिल एलन। मैं हमेशा अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स में उसका जिक्र ज़रूर करता हूँ व्हेन आई टॉक अबाउट विजन। तो मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा क्विक शॉर्ट बताऊँ। देखें, एक होता है विजन। विजन का मतलब ये है कि यू सी फ्यूचर नॉट फ्रॉम योर फिजिकल आइज, कि आप अपनी इन नेकेड आंखों से, इन फिजिकल आंखों से फ्यूचर को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि इन आंखों की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से आगे ये नहीं देख सकती आंखें। व्हाट इज विजन? विजन इज यू सी फ्यूचर नॉट फ्रॉम योर फिजिकल आइज बट फ्रॉम योर माइंड एंड फ्रॉम योर हार्ट आइज, अपने दिल और अपने दिमाग की निगाहों से फ्यूचर को देखना। ये वो सीईओ था बिल एलन। विजनरी लीडरशिप की बात करें, क्योंकि पहले बोइंग कंपनी बनाती क्या थी? सिर्फ फायर जेट, वो जो आपने सुने हो B-17, B-29, वो जो वर्ल्ड वॉर वाले जहाज, ये आया था कोई 40s 50s या 60s वाले टाइम के, 50s वाले टाइम में ये सीईओ था उनका। इसने ये विजन प्रेजेंट किया कि हमें अलॉन्ग विद द फायर थिंग ऑफ फाइटिंग जेट्स वी हैव टू डू दिस कमर्शियल एयरक्राफ्ट। वो देखता था, वो बोलता है फ्यूचर ये है कि हमें पैसेंजर्स के लिए काम करना है और यही दुनिया का रियल फ्यूचर और इसी में असल पैसा है। द कंपनी वॉज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सीईओ। बिल एलन के अगेंस्ट थी कंपनी के, नहीं हम इसमें जो काम कर रहे हैं, और ज़ाहिर वो अपने कंफर्ट जोन से हटना और ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ा रिस्की था। कंपनी के पास फंड्स थे नहीं, कंपटीशन स्ट्रांग था। इसने बाकायदा जो डेट फाइनेंसिंग, मैं बड़ा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताऊं, उसने डेट फाइनेंसिंग, लोन वगैरह लेके कुछ करके और कंपनी से लड़ झगड़ के एक जहाज़ बना दिया। लेकिन इसके कॉम्पिटिटर ने उससे 1 इंच बड़ा जहाज़ बना दिया। खैर इसने अपने एग्जीक्यूटिव्स को भेजा एयरलाइंस के पास, फॉर एग्जांपल पनामा एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरलाइंस, सबके पास कि भाई ये हमारा जहाज़ है और हम इस तरह बना रहे हैं, दिस इज़ आवर हिस्ट्री एंड ऑल दैट। खैर बड़ी मुश्किल से जाके और बड़े एड वेड चला के किसी तरह जाके इसका वो ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ। ऑर्डर एक्सेप्ट होना शुरू हुए। बाकायदा उस टाइम ये तक एड्स चलते थे कि भाई यू विल हैव 1 मील इन न्यूयॉर्क, और उस तरीके से जहाज़ उड़ेगा, कमर्शियल जेट होगा, एंड देन यू विल बी लैंडिंग इन लंदन और पेरिस, और वहाँ पर 6 घंटे में आप दूसरा मील लेंगे और ये सब। तो खैर बड़ा वो कोशिश करके कुछ लोगों को जहाज़ इन्होंने बेचा, और लोगों ने फिर जब इसको टेस्ट किया तो फिर बाकायदा ऐड ऐसे चलते थे कि भाई दिस इज बोइंग एंड फलाना ढिमाका एंड दीज आर द एयरलाइंस, XYZ एयरलाइनों के नाम, एंड दे आर यूजिंग बोइंग। और फिर एक ऐसा टाइम आ गया, एंड दैट वाज द विजन, कि लोग बाकायदा ये कहने पे मजबूर हो गए, ये देखें जो मैंने बैज लिया ना, इफ इट्स नॉट बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग, कि अगर बोइंग का जहाज नहीं है तो फिर मैं सफर नहीं करूंगा। जैसे नहीं एयरबस के लिए हम करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, या मैं कहूँ ओनली कॉम्पिटिटर्स ऑफ बोइंग। हम बोलते हैं ना यार जहाज़ कौन सा उड़ेगा कतर का, इस दफ़ा A350 उड़ेगा कतर से डैलस के लिए, या एमिरेट्स का A380 उड़ेगा। भाई ये जहाज़ की बात अलग। तो इसी तरह बोइंग का भी 787 ड्रीम लाइनर उड़ेगा या 777 उड़ेगा क्या। अच्छा फिर इंटरेस्टिंग बात ये कि हमने वो जहाज़ देखा, मैंने कहा मैं कुछ चीज़ें लिख के आया। 777X ये जहाज़ मैंने वहाँ देखा, 777X, जो जहाज़ अभी तक दुनिया में किसी एयरलाइन के पास नहीं। उन्होंने हमें वो जहाज़ दिखाया कि बोला ये जहाज़ हमने तैयार कर लिए हैं, सब कुछ है। क्योंकि देखिए एयरलाइंस की डिमांड क्या है, दे वांट समथिंग 400 300 प्लस 400 पैसेंजर्स कैपेसिटी, क्योंकि उनको तो चाहिए ना भाई बड़े जहाज़ चाहिए जो एफिशिएंसी से उड़े और ज़्यादा पैसेंजर को लेके जाए। तो उन्होंने ये बड़ा जहाज़ बनाया 777X। अब आप बोलेंगे कि साहब इसके ऑर्डर वगैरह सब इनके पास सब मौजूद है, लेकिन अभी तक ये डिलीवर नहीं कर सके, और पहली डिलीवरी होगी 2025 में। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये कि उसमें उसको अभी तक क्यों ये नहीं कर पाए डिलीवर, क्योंकि ज़ाहिर है रेगुलेटर्स भाई, जो FAA जो है, जो इनका रेगुलेटर जो है, उसने 3 मिलियन पार्ट्स का ऑडिट करना है, इंस्पेक्शन करनी है। यानी उस जहाज़ में एक एक उसका जो पुर्जा, यानी जब व्हेन वी टॉक अबाउट 3 मिलियन 30 लाख, उसके एक एक कंपोनेंट का जब तक कंप्लीट ऑडिट नहीं हो जाता ये जहाज़ मार्केट में नहीं आ सकता। तो हमने वो इन आंखों ने वो जहाज़ देख लिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जहाज़ 2025 में हवा में उड़ेंगे। कतर एयरवेज और इन सब के ऑर्डर हैं इनके पास। अच्छा मैं आपको और एक मज़े की बात हूँ, बोइंग एंड यूनाइटेड एयरलाइंस। देखें यूनाइटेड एयरलाइंस बड़ी फेमस एयरलाइन है यूनाइटेड स्टेट्स की। बोइंग और यूनाइटेड एयरलाइन असल में एक हुआ करते थे, यानी जहाज़ ये बनाए और बेचे भी अपनी एयरलाइन को। सोचें क्या मोनोपोली होगी। यानी ये पहले दोनों कंपनियां एक होती थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में जब 1929 में जो क्रैश हुई थी मार्केट और डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें आई थी, और अगर आपको याद हो शुरू में जो मोनोपोलीज होती थी, रॉकफेलर हो गया, ऑयल मैग्नेट हो गए, और ये जो स्टील की बात थी, और ये हेनरी फोर्ड जैसे लोग, तो उस वक्त ये लॉ बना था कि इन मोनोपोलीज को तोड़ना है, और अमेरिकन मार्केट जो होगी इट विल बी अ फ्री मार्केट कंपटीशन, जो आज आपको नज़र आता है कि मार्केट में जो टकराव होता है और कंपटीशन और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म।
तो उस वक्त इसकी भी ये मोनोपोली तोड़ी गई थी, वरना तो होता ये कि यही जहाज़ बनाए और यही एक ही एयरलाइन पर चल सके। तो फिर इसने अपने सारे शेयर्स बेचे थे, कौन से, बोइंग के नहीं, यूनाइटेड एयरलाइंस के। नाउ यूनाइटेड एयरलाइंस इज सेपरेट एयरलाइन, आई थिंक 1934, और उसके बाद जाके वो एक सेपरेट एयरलाइन, सेपरेट एंटिटी, सेपरेट कंपनी हो गई, एंड बोइंग इज अ सेपरेट कंपनी, और ज़ाहिर पूरी दुनिया को वो जहाज़ बेच रही। तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। इन्होंने हमारे साथ मैन मेड मटीरियल पे बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि अब ऐसा कि मैन मेड मटीरियल उन्होंने बनाया है कार्बन फाइबर कंपोजिट करके, कि बोला वो स्ट्रॉन्ग इतना है, यानी स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड इट्स लाइटर देन एल्यूमिनियम। कि वजह क्या है, वजह ये है कि जहाज़ मजबूत भी चाहिए, टिकाऊ और एफिशिएंट भी चाहिए। तो बोला इन मटीरियल्स, उन पे हमने रिसर्च की। इट वाज सो इंटरेस्टिंग यार, देखने वाली जगह थी और किस किस्म का काम हो रहा था। अच्छा, फिर यस, 787 ड्रीम लाइनर हमने उधर देखा। आपको याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी जेट लैग पे, कि जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करते हो जिसके टाइम जोन डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल यू टॉकिंग अबाउट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट टू इंडिया और पाकिस्तान, तो टाइम जोन डिफरेंट होता है, इधर दिन उधर रात, ये सब। तो आप आ जाते हो जेट लैग में, बताया था ना, वो जाके आप वीडियो मेरी सर्च भी कर लेना, जेट लैग बाय सुभान बचालो। इन्होंने कहा हमारा जो 787 ड्रीम लाइनर है वो आपका जेट लैग किस तरीके से तोड़ता है, कि फॉर एग्जाम्पल आप रशिया से चले, या आप इंडिया से चले, या पाकिस्तान से चले, और उधर डे टाइम है और अमेरिका में हो रही है रात, तो डे टाइम, इसका मतलब बोला वो जो लाइट्स अंदर जहाज़ के अंदर होगी, आर्टिफिशियल आपको सूरज देगी, और जैसे जैसे वो जहाज़ चलता जाएगा, फॉर एग्जांपल इट्स सनराइज, सन बॉर्न हुआ, और फिर आगे आगे गए, कुछ टाइम बाद जाके सन सेट होगा, और बाकायदा फिर स्टार्स नजर आएंगे वो, यानी आपको ये फील होता रहेगा, यानी देयर वुड बी नो जेट लैग, या लेस जेट लैग बोलेंगे, कि बोला इस तरह कि आपको ये फील होता रहेगा कि आप उसी टाइम जोन में चल के अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हो। तो 787 ड्रीम लाइनर पर बात हुई। अच्छा, फैक्ट्री इतनी बड़ी कि 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्री है, 24 आवर्स ये फैक्ट्री चलती है, और 3000 एम्प्लॉयज़, और वो हर वक्त काम करे, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि दुनिया की लार्जेस्ट और एक तरीके से एक शहर। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग बात ये कि कस्टमर्स जब आते हैं इसको बाय कर रहे हैं, ज़ाहिर ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, कौन प्लेस करता होगा, एमिरेट्स करती है, कतर एयरवेज करती है, ये एयरलाइंस करती हैं। तो जब इनके ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उनके ऑफिसर्स आते हैं, उनके पायलट्स आते हैं, भाई लेने कौन आएगा इस दुल्हन को, कि इतनी अच्छी दुल्हन तैयार हुई है, 777 या 787 जो भी है, तो इस दुल्हन को अब लेने कौन आएगा, तो फिर उनके ऑफिसर्स आते हैं, उनकी तरफ से उनके पायलट्स लेके आते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना अंकल वहाँ तक पहुँचा दो, तो पायलट्स उनके लेने आते हैं सब कुछ। और मैंने अभी आपको बताया रनवे, तो बोला उनको बाकायदा टेस्टिंग वगैरह कराई जाती है, फिर दे थ्रो अ पार्टी, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऐसा तो नहीं कि आपने कोई गाड़ी खरीदी है छोटी मोटी कि वो आपको पानी पिला के भगा देगा, बोला बाकायदा हम पार्टी थ्रो करते हैं सब कुछ, और उसके बाद फिर हम एक टैंक भी फुल करा के देते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया, बोला आप अपना पेट्रोल खुद ही डलवा लेना ऊपर जाके, ऐसा नहीं होता। फ्यूल बोला एक टैंक हम फुल कंप्लीट करके देते हैं, ताकि ये अपना जहाज़ ले जाएं अपनी डेस्टिनेशन तक, फिर उसके बाद उनकी मर्जी वो जो चाहे करें। अच्छा, और हमने क्या गुफ्तगू की थी, 767 पे वो बात कर रहे थे कि बोला वो फर्स्ट ट्विन इंजन जहाज़ था जो बाकायदा पूरा समंदर क्रॉस कर लेता था, वरना अमूमन देखें एयरलाइंस को चाहिए क्या, एक तो मैंने कहा ना कि उनको चाहिए पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर यानी कैपेसिटी ज़्यादा हो, दूसरा उनको वो इंजन्स चाहिए जो इंजन लेके जा सकें ज़्यादा, यानी फॉर एग्जांपल एटलांटिक ओशन कंप्लीट कर सकें या पैसिफिक ओशन पूरा चल सकें, वरना क्या होगा, बार बार जहाज़ को रोकना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल यूरोप में स्टे करना पड़ेगा, फिर इधर। अच्छा, सिक्योरिटी कंसर्न के स्टे वो अलग होते हैं, लेकिन एक स्टे ये होता है ना कि भाई जो जितनी डायरेक्ट फ्लाइट हो सकती है, बिकॉज कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर डायरेक्ट फ्लाइट्स, नॉट वाया दुबई या वाया कतर या ये वो जाना होता है, वो एक मजबूरी होती है, अदरवाइज आपको अपनी डेस्टिनेशन ए से बी तक जाना वो डायरेक्ट। तो वो 767 पे उन्होंने हमसे कुछ बात की, वी टॉक्ट अबाउट इट। अच्छा, आप लोग ये सुनते रहते हैं कि ये 7 की सीरीज़ क्या है, जैसे 707, 747, 767, 787, 777, 7 क्या उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई उस पर। उसने कहा असल में शुरू में जब हमने जहाज़ बनाए थे ना, तो हम वो 100, 200 इस तरह करते थे, लेकिन बोला फिर संभालना मुश्किल हो गया, तो हमने क्या किया, कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए 7 का नंबर दे दिया। तो बोला वो 7 जो है वो असल में वो तो हो गया उसका इंजन का नंबर, कि भाई ये कमर्शियल है, सही है ना, तो 7 ये हो गया, पहला 7 जो है 747 का पहला 7, 767 का पहला 7, ऑलवेज 7, तो बोला वो 7 तो ये हो गया। दूसरा जो है 0 या 767, 787 जो बीच वाली फिगर है, वो बोला असल में उसकी सीरीज़ है कि किस तरीके से बने थे, 47, 67, 87 इस तरह। और बोला आखिरी 7 जो है ना उसका कोई मतलब नहीं है। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई हाँ क्या वजह थी, ये गाइड ने हमें बताया, उसने कहा असल में जहाज़ का नंबर था 700 जो पहला था, लेकिन बोला 700 दिखने में अच्छा नहीं लगता था, तो किसी ने कहा कि 707 अच्छा लगता है, 700 अच्छा नहीं लगता, तो बोला फिर आखिरी 7 जो हमने डाला है ना उसका कोई मतलब नहीं है, इट्स जस्ट फॉर द ब्यूटी, फॉर द अट्रैक्शन, 707, 787, 777 है, 77X, 777X ऐसे जहाज़, तो बोला वो आखिरी 7 का कोई मतलब नहीं है। ये कुछ गुफ्तगू हुई हमारी। हाँ, यस, रेलवे ट्रैक वो देखा हमने,
और देयर सो मेनी थिंग्स, यानी अगर मेरे पास वो कैमरा वगैरह वो अलाउ होता तो हम बहुत सारी चीज़ें उसमें देख सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है यार इंसान की मेहनत, और आप चीज़ें देखें कि किस तरह यानी कंपनीज काम कर रही हैं, किस तरह एयरलाइंस काम कर रही हैं, कैसे बिजनेस चल रहे हैं। और फिर मैं ये सोचने लगा कि ये एयरलाइन कह रहा हूँ, सॉरी, ये कंपनी इतनी स्ट्रांग कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है कि इसको संभालने के लिए भी अमेरिका जैसा ही मुल्क चाहिए ना। कोई छोटे मोटे मुल्क का तो काम भी नहीं है इसको संभालना, वरना तो, क्योंकि ये काम किसके लिए कर रही है, स्पेस के लिए, नासा के लिए काम करती है। मैं नासा भी विजिट कर चुका हूँ, ह्यूस्टन वाला, आज से 7-8 साल पहले। उसमें बकायदा इसके जहाज़, और उधर भी ये जहाज़ बिक भी रहे थे उस तरह। अच्छा, ये छोटे इस तरह, बड़े वाले नहीं, बड़े वाले के लिए फिर आपको ऑर्डर देना है तो बड़ा वाला ऑर्डर दें फिर। यानी नासा के लिए काम कर रही है, ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है, यानी जो इसके फायर फाइटर्स वो उनके लिए, जो फाइटिंग जेट्स हैं कमर्शियल उसके लिए। तो इसको संभालने के लिए भी तो बहुत बड़ा मुल्क चाहिए, और उसके ख़तरनाक रेगुलेटर चाहिए। खुद मैंने अभी आपको कहा ना कि 3 मिलियन पार्ट्स यार, उसको वो जब तक ऑडिट नहीं करेंगे। लेकिन आप ज़ाहिर है एक हिस्ट्री अभी रिसेंटली आप देख चुके हैं 737 मैक्स की, जो जहाज़ ग्राउंड किए गए और जिससे जहाज़ गिरे, और उसकी आप डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह जाके देखें। करप्शन ज़ाहिर है हर जगह दुनिया में होती है, व्हेन इट्स अबाउट स्टॉक्स एंड व्हेन इट्स अबाउट इकोनॉमी एंड व्हेन इट्स अबाउट मनी, तो वो सारी चीज़ें तो चलती हैं। लेकिन इतनी ह्यूज, इतनी जाइंट कंपनीज, इनको संभालने के लिए ख़तरनाक रेगुलेटर भी चाहिए, वरना ये तो शायद पूरी दुनिया पर ही कब्जा करके बैठ जाए, कुछ समझना है। खैर, ये हमारा विजिट था, बड़ा इंटरेस्टिंग विजिट था, और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। हो सकता है एक आध और वीडियो बनाऊँ अबाउट सियाटल, सही है ना, वो सारी चीज़ें विजिट की। और मैंने आपसे भी कहा कि मैं पहले भी विजिट कर चुका था सियाटल, इस दफ़ा गया, कुछ चीज़ें चेंज भी हुई। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।